हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रज्वलित की स्वर्णिम विजय मशाल। 1971 में पाक पर विजय की 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत की गई है। दूसरी न्यूज़ है, अब से साल में 4 बार जेईई मेन। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया और वहां अखंड ज्योति से स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की। इस तरह 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की 50वीं वर्षगांठ वर्ष के समारोह की शुरुआत हो गई। इस युद्ध में जीत के बाद ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने 13 दिनों के युद्ध के बाद अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तानी एवं स्वतंत्र देश बांग्लादेश बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि विजय दिवस पर हमें अपने सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को याद करते हैं, जिसके साहस के परिणाम स्वरूप 1971 के युद्ध में हमारे देश की निर्णायक जीत हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, अब से साल में 4 बार जेई मेंस। कोरोना संकट काल में घरों से रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेन का आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा। इससे छात्रों को अपना स्कोर सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस परीक्षा में ज़्यादा अंक होंगे उसे ही माना जाएगा। इसकी शुरुआत अगले साल से यानी वर्ष 2021 से हो रही है। पहली परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच होगी, जबकि अगली परीक्षा मार्च, अप्रैल और मई महीने में कराई जाएगी। अभी तक साल में 2 बार जेईई मेंस का आयोजन होता था। प्रत्येक परीक्षा की अवधि के खत्म होने के 5 दिन के भीतर परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को बताया कि छात्रों के साथ ही विभिन्न संबंधित पक्षों से तमाम सुझाव मिले थे, जिस पर गौर करने के बाद यह तय किया गया है। जेईई मेंस का आयोजन 4 सत्रों फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में किया जाएगा। इस परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन जेईई एडवांस के लिए होता है। इसके आधार पर आईआईटी में प्रवेश दिया जाता है। उत्तर प्रदेश ने भी जेईई मेंस के आधार पर अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले देने की सहमति दे दी है। तो ये नेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, चीन के खिलाफ रक्षा नीति बिल अमेरिकी संसद में पारित। चांद से नमूने लेकर धरती पर लौटा चीन का यान, और चीन का यान का नाम है चांग-ई 5। और तीसरी न्यूज़ है कि ब्रिटेन में होने वाली G7 बैठक में मिलेगा नए विश्व और उनकी झलक। पहले न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिकी संसद ने $740 अरब का रक्षा नीति विधेयक आधिकारिक रूप से पारित कर दिया है। इसमें अन्य चीज़ों के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता का विरोध किया गया है। भारत और चीन के बीच इस साल मई से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध सुलझाने की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने मंगलवार को राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून यानी कि NDAA पारित कर दिया है। इसमें न केवल भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के प्रस्ताव की भाषा के अहम अंशों को शामिल किया गया है, बल्कि चीन सरकार से LAC के पास भारत के खिलाफ सैन्य आक्रामकता को खत्म करने का आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है, चीन का चंद्रयान चांग-ई 5 चीन की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने सफलतापूर्वक एकत्रित कर धरती पर लौट आया है। इस तरह का प्रयास करीब 45 वर्षों में पहली बार किया गया है। चीन के सरकारी मीडिया ने बताया कि चांग-ई 5 ने स्थानीय समयानुसार गुरुवार रात करीब 2 बजे आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र के सिजवांग जिले में लैंड किया। चीन की आधिकारिक सिंहुआ समाचार एजेंसी ने इस कार्य से जुड़े बियान हानचेंग के हवाले से बताया कि आकार में छोटा होने, अंधेरे और भारी बर्फ आच्छादित होने के कारण
वापसी यान के धरती पर आने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले कहा था कि कोविड के बाद नई दुनिया और नई विश्व व्यवस्था होगी। ब्रिटेन में होने वाली अगली G7 बैठक देशों की बैठक में शामिल होने के आमंत्रण को स्वीकार कर भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि नई विश्व व्यवस्था अब आकार लेने लगी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर यह संकेत दिया है कि G7 देशों की जगह अब 10 लोकतांत्रिक देशों का एक संगठन आकार लेगा। G7 में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान लोकतांत्रिक देश है और भारत समेत जिन तीनों देशों को आमंत्रित किया गया है वे भी लोकतांत्रिक हैं। G7 देशों के संगठन की जगह 10 बड़े लोकतांत्रिक देशों के संगठनों को खड़ा करने की पहल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। जून 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि टेलीकॉम को मिला NSD का कवच, और दूसरी न्यूज़ है अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर घरेलू टेलीकॉम सेक्टर को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट फैसले के मुताबिक आने वाले दिनों में सरकार NSD के तहत उन कंपनियों की सूची जारी करेगी जिनसे टेलीकॉम क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले संवेदनशील उपकरण खरीदे जाने हैं। साथ ही उन कंपनियों की भी सूची जारी की जाएगी जिन्हें देश की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माना जाएगा। जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कौन कौन से उपकरण संवेदनशील हैं उनकी भी सूची जारी होगी और उन्हें खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार की इस कवायद से देश के टेलीकॉम सेक्टर में उपकरण आपूर्ति का मंसूबा पाल रही चीनी कंपनियों के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए टेलीकॉम व IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सेक्टर में सप्लाई चेन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए डायरेक्टिव के तहत टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता कंपनियां और उत्पादों की सूची जारी की जाएगी। नेक्स्ट है 4 वर्षों के बाद टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी है। इस माह के आखिरी तक नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नीलामी आरंभ होने की उम्मीद भी की जा रही है। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए इस माह के आखिरी में आवेदन मांगने का काम आरंभ हो जाएगा और अगले साल मार्च तक नीलामी शुरू हो जाएगी। हालांकि बुधवार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है लव जिहाद को नकारने का दुष्परिणाम। लव जिहाद के मजहबी आयाम की अनदेखी का ही नतीजा है कि तमाम युवतियां जोखिम भरे संबंधों में फंसकर जीवन संकट में डाल रही हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है इंडिक एकेडमी के सदस्य एवं स्तंभकार विकास सारस्वत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है भ्रम से उपजा आंदोलन। नए कृषि कानून से किसानों को न केवल अधिक विकल्प मिलेंगे बल्कि कृषि में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है MSME मंत्रालय के निर्यात संवर्धन और विश्व व्यापार संगठन प्रभाग में अधिकारी रमेश कुमार दुबे द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है अनुचित दबाव वाला रवैया। किसान जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं वो एक अनुचित दबाव वाला रवैया ही है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। जैसी कि उम्मीद थी कि एक वर्ग ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद विरोध अध्यादेश का यह कहकर विरोध शुरू कर दिया है कि इसे अंतरधार्मिक विवाहों के खिलाफ सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से लाया गया है, जबकि राज्य में इसके पीड़ितों ने शिकायतें भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला बरेली में दर्ज हुआ है। जिन लोगों को लव जिहाद शब्द पर आपत्ति है उनके लिए यह स्मरण करने आवश्यक है कि लंबे समय तक समस्या बने रहने
के बावजूद वैश्विक विमर्श में इस्लामिक जिहाद शब्द की स्वीकारोक्ति बड़ी हिचकिचाहट के साथ 26/11 हमले के बाद ही हो पाई थी। आज भी ISIS जैसे तमाम इस्लामिक संगठन द्वारा जारी हर जिहादी घटना पर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जैसी घिसी-पिटी प्रतिक्रिया देकर आतंकी उस मजहबी सोच को नकारने का प्रयास होता है जिसके दावे स्वयं आतंकवादी करते हैं। आज विरोध कर रहे छद्म धर्मनिरपेक्ष समूह की दलील है कि प्यार के नाम पर धोखाधड़ी या अन्य अपराधों के लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान है। यह वर्ग इसकी अनदेखी करता है कि मतांतरण के बाद महिलाओं के अधिकार पूरी तरह प्रभावित होते हैं और ऐसे में छल कपट बलपूर्वक या सिर्फ विवाह के उद्देश्य से मतांतरण रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। लव जिहाद को सिरे से नकारने वाले अक्सर दुहाई देते हैं कि न्यायपालिका ने ऐसी किसी मजहबी वृत्ति से इनकार किया है। हालांकि यह बात पूरी तरह सही नहीं है और शहंशाह और सिराजुद्दीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लव जिहाद का संज्ञान लेकर पुलिस महानिदेशक को विवेचना के आदेश दिए थे। तथापि सामाजिक समस्याओं की पहचान और परिभाषा न्याय क्षेत्र से बाहर विचारकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और विधायकी के मन का भी अधिकार क्षेत्र है। कट्टरता के अन्य पक्षों की तरह लव जिहाद के लिए भी पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराना घोर अन्याय होगा, परंतु इस समस्या के मूल में मजहबी दुराग्रह की अनदेखी भी विषय की सच्चाई से मुंह मोड़ना है। लव जिहाद के मजहबी आयामों को स्वीकार न करने का ही नतीजा है कि एक के बाद एक युवतियां न सिर्फ अनिश्चितता और जोखिम से भरे संबंधों में फंसती जा रही हैं बल्कि जघन्य हत्याओं का शिकार हो रही हैं। इंग्लैंड के रैथरहम शहर में 1990 और 2010 के बीच 6000 श्वेत बच्चियां पाकिस्तानी मूल के व्यक्तियों द्वारा यौन शोषण का शिकार हुई थी। ऑपरेशन लिंडन नाम से इस मामले में हुई जांच में पाया गया कि अपराधियों की गैर नस्लीय पृष्ठभूमि ने पुलिस की जांच को प्रभावित किया था। भारत में लव जिहाद को नकारने के प्रयास शब्बीर जैसी दुस्साहसिक का ही प्रतीक है। हालांकि विभिन्न अंतरधार्मिक विषयों के समग्र समाधान के लिए समान आचार संहिता जल्द से जल्द आनी चाहिए, पर इस बीच अंतरिम राहत के लिए योगी सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश सही दिशा में लिया गया एक स्वागत योग्य कदम है। इसका क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठकर सभी को समर्थन करना चाहिए। भ्रम से उपजा आंदोलन। नेक्स्ट आर्टिकल है, जिस देश में उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान जैसा दोहा प्रचलित हो, वहां की खेती किसानी घाटे का सौदा बन जाए तो उसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। यह सच है कि देश में खेती की बढ़ती लागत, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, मिट्टी की उर्वर शक्ति के ह्रास, पानी की किल्लत, सस्ते कृषि उत्पादों के आयात के चलते खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। मोदी सरकार भारतीय कृषि की इस तस्वीर को दुरुस्त करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी और इसी कड़ी में उसने कृषि क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का आगाज करते हुए 3 नए कानूनों को लागू किया है। पहले कानून के अनुसार किसान अपनी उपज कृषि उपज विपणन समितियों द्वारा अधिसूचित मंडियों से बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। दूसरे कानून के अनुसार किसान अनुबंध वाली खेती और अपनी उपज की मार्केटिंग कर सकेंगे। तीसरे कानून के अनुसार अनाज, दालों, खाद्य तेल, आलू, प्याज के भंडारण विपणन को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि इस नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कृषि उत्पादों की कीमत को लेकर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ ही कृषि बाजार प्रसंस्करण आधारभूत संरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। आड़तियों की लॉबी किसानों को में यह भ्रम पैदा कर रही है कि नए कानून से एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह मंडी व्यवस्था के समानांतर खरीद बिक्री का एक तंत्र विकसित कर रही है ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिल सके। यह प्रयोग महाराष्ट्र में कामयाब रहा है, जहां एफपीओ यानी कि किसान उत्पादन संगठन निजी क्षेत्र से सीधे कारोबार कर रहे हैं। यह भ्रम भी बेबुनियादी है कि आगे चलकर सरकार किसानों से अनाज की खरीदारी बंद कर देगी। उल्लेखनीय है कि संसद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित हुआ है, जिसके तहत सरकार देश के 80% लोगों को
रियायती दर पर अनाज मुहैया करा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बंटने वाले इस अनाज के लिए सरकार को हर साल 6 करोड़ टन अनाज चाहिए। ऐसे में सरकारी खरीद बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। इसी तरह का भ्रम एमएसपी खत्म होने को लेकर फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार लिख कर देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। गौरतलब है कि शहरीकरण, बढ़ती क्रय शक्ति, मध्यम वर्ग का विस्तार, उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसे कारणों से लोगों की खान पान की आदतों में बदलाव आ रहा है। अब अनाज की जगह डेयरी उत्पाद, मांस, पोल्ट्री, फलों और सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनकी खेती अधिकतर छोटे किसान करते हैं, लेकिन उनके पास भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन की क्षमता नहीं है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अनुबंध खेती का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कंपनियों या बड़े खरीदार छोटे किसानों से उनकी उपज खेत में ही खरीद लेंगे। अनुबंध खेती में भी किसानों के हितों का भरपूर ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर इन कानूनों के लागू होने से भारतीय कृषि में एक नई क्रांति आएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुचित दबाव वाला रवैया। किसान आंदोलन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली समिति गठित करने की जो पहल की है, उसका कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की उम्मीद कम ही है। इसका कारण कुछ किसान संगठनों का अड़ियल रवैया है। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे समस्या का समाधान निकालने की सारी जिम्मेदारी केवल सरकार की है और उनका काम केवल नित नई मांग पेश करना है। दिल्ली में डेरा डाल चुके किसान संगठन पहले नए कृषि कानूनों में कुछ बदलाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार से बातचीत के बाद वे इस पर अड़ गए हैं कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यह हठधर्मिता के अलावा और कुछ नहीं है। विडंबना यह है कि किसान संगठनों का हठधर्मी रवैया बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से वार्ता कर रहे कुछ किसान संगठन अब इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि अन्य किसान संगठनों से बात क्यों की जा रही है। यह विचित्र आपत्ति जताने वालों में कुछ स्वयंभू और संदिग्ध आचरण वाले किसान नेता हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज और इसमें एक न्यूज़ है, फ्लोयड मेवेदर लैला अली बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में कई विश्व खिताब जीत चुके फ्लॉयड मेवेदर, पूर्व हैवीवेट चैंपियन व्लादिमीर क्लिश्चेंको और लैला अली को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी हॉल ऑफ फेम में एंड म्यूजियम के लिए चुना गया है। मंगलवार को 2021 की श्रेणी की घोषणा की गई, जिसमें पूर्व ओलंपिक चैंपियन आंद्रे वॉर्ड, एन वॉल्फे, मारियन ट्रिमियाल और मॉर्गन गुटमैन भी शामिल हैं। विभिन्न वर्गों में मरणोपरांत चुने गए व्यक्तियों में लाइटवेट चैंपियन डेवी मूर, जैकी टोनावाडा, कट मैन, पत्रकार जॉर्ज किम्बल व टीवी कार्यकारी जे कार्लिंग भी शामिल हैं। तो ये आज का यानी 17 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।